हाँ, हेलो गाइज। आप लोग को कल मैंने बताया कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, और जिसके तहत हमने आपको बताया कि किस तरह से सर्वप्रथम पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच, फिर जाके ब्रिटेन, फिर जाके डेनमार्क, स्वीडिश, ये और फिर जाके फ्रांसीसी। तो इसमें क्या है कि हमने आपको तीन चार चीज़ों को क्लियर कर दिया था कि तीन चार जो है पुर्तगाल, फ्रांसीसी, जैसे पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडिश, और लास्ट में सबसे आखिरी में फ्रांसीसी का भारत में आगमन होता है। और सबका आगमन का उद्देश्य क्या था कि व्यापार करना। तो हम लोगों ने ऊपर वाले इशारे को देख चुका हूँ। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों का से। तो फ्रांसीसियों का टॉपिक का हेडिंग देते हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। स्टार्टिंग में सबका देखिए मकसद है क्या, व्यापार करना, भारत आगमन। फिर धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो फिर धीरे धीरे इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी और ये लोग व्यापार से राजनीतिक हस्तक्षेप करके फिर आर्थिक लाभ कमाना चाहेंगे। तो हम लोग पहले आप देखते हैं यहाँ पर फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो फ्रांसीसी का जो भारत आगमन हो रहा है यह 1664 में हो रहा है। 1664 में ये क्या होता है कि फ्रांस में वहाँ के शासक रहते हैं लुई 14, और लुई 14 के ही शासन साम्राज्य में वहाँ के प्रधानमंत्री कोलबर्ट रहते हैं। उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट के द्वारा वहाँ एक कंपनी का स्थापना किया जाता है, और वही कंपनी क्या करते हैं 1664 में भारत आएगी और फिर यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगी, और व्यापारिक केंद्र स्थापित करके फिर वो अपना व्यापार करना शुरू कर देगी। तो ये क्या हुआ कि 1664 में क्या हो गया, यहाँ पर लुई 14 वहाँ का सम्राट रहता है, लुई 14 फ्रांस का। इसके शासन काल में वहाँ का एक प्रधानमंत्री रहता है जिसका नाम रहता है कोलबर्ट, और कोलवर्ट के द्वारा ही एक कंपनी का गठन होता है, और वह कंपनी यहाँ पर आती है जिसका नाम रहता है द कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स। इस कंपनी का स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है, जो फ्रांस के शासक के लुई 14 के अंदर प्रधानमंत्री रहता है उसके द्वारा द कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स का गठन किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है 1664 में। अब यही कंपनी भारत आएगी 1664 में, और ये भारत आके यहाँ पर 1668 में अपना व्यापारिक केंद्र खोलेगी सूरत में, और उसके बाद जो है 1669 में ये अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित करेगी, और उसके बाद जो है ये पौंडीचेरी का क्षेत्र पर अपना हक जमाएगी, उस पर क्या कि अपना अधिकार जमाएगी। तो वो जो पौंडीचेरी का नगर, देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को, ये कंपनी का नाम याद रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे एग्जाम में एक कंपनी का नाम भी पूछ देगा कि जो फ्रांसीसी कंपनी भारत आई उसका क्या नाम है या किसके द्वारा ये बनाई गई है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं कि यह फ्रांसीसी के द्वारा क्या है, पौंडीचेरी नगर का स्थापना किया जाता है, और ये पौंडीचेरी नगर का स्थापना जो किया जाता है वहाँ एक फ्रांस के अधिकारी रहते हैं जिसका नाम रहता है फ्रैंकोइस मार्टिन, जो नाम लिख देता है फ्रैंकोइस मार्टिन। और इस फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा क्या किया जाता है, ये पौंडीचेरी नगर का स्थापना किया जाता है। पौंडीचेरी नगर का स्थापना यहाँ पर किया जा रहा है, और ये कितने में किया जा रहा है 1673 में।
1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी नगर का स्थापना किया जाता है। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद यहाँ पर क्या कहते हैं 1693 में, इसके 20 साल बाद 1693 में यहाँ पर इस पौंडीचेरी पर डचों का क्या होता है, अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर डच क्या करते हैं 1693 में इस पौंडीचेरी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और जैसे ही अधिकार जमा लेते हैं तो फिर क्या होता है 1697 में 1697 में एक रिजविक समझौता होता है। और रिजविक समझौता के तहत इस डच को फ्रांसीसियों को ये पौंडीचेरी लौटाना पड़ता है। और ये फिर से वापस क्या होता है पौंडीचेरी ये फ्रांसीसियों का ये अपना केंद्र बन जाता है। अब जो है यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इसके आगे की घटनाएं। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, पूरा नीट एंड क्लीन चीज है, स्टोरी है इसकी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है क्या कि यहाँ पर 1742 में 1774 यहाँ तक क्या रहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये फ्रांस है, ये व्यापारिक गतिविधि ही कर रहे थे। लेकिन 1742 के बाद जो है इनकी महत्वाकांक्षाएं बदलने लगी। ये व्यापार से है अब राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं और उसके द्वारा ये लोग अब अपना मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। तो जिसके तहत यहाँ पर अब क्या करते हैं कि फ्रांसीसी एक देखिए, पहले तो जैसे कि ब्रिटेन वहाँ पर क्या थी, हम लोग मैंने बताया था वहाँ पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। तो ये लेकिन फ्रांसीसी जो है यह एक सरकारी कंपनी थी। यहाँ पर जो भी निर्णय होता था यहाँ पर सरकार भी यहाँ पर निर्णय लगी। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक में मैंने बताया था, वहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिसमें कि 18 से 24 सदस्य होते थे। 18 शुरू में 18 सदस्य थे, बाद में वो बढ़ के 24 हो गए थे। वो लोग खुले मतलब क्या अपना डिसीजन खुद लेने के लिए स्वतंत्र थे, उनके ऊपर कोई सरकार का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार का नियंत्रण है और यहाँ पर डिसीजन ये खुद नहीं ले सकते हैं यहाँ की कंपनियां। तो इसी क्रम में है 1742 में डुप्ले, आपने नाम सुना होगा डुप्ले का भारत आगमन होता है। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है ये डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर बन के डुप्ले भारत आता है। और ये बहुत ही योग्य गवर्नर रहता है, योग्य एकदम दूरदर्शी रहता है राजनीतिक, इसको जो दूरदर्शी एक तरह से राजनीतिक ज्ञान जो इसको है ना कि सत्ता किस तरह चले तो उसकी भी ज्ञान इसको बहुत दूरस्थ ज्ञान रखता था, ये बहुत आगे सोच कर चलता था। तो इनकी अब एंट्री हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये डुप्ले का क्या सोच रहता है कि भारत में हम लोग साम्राज्य विस्तार करें। अब जो है ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर भारत में साम्राज्य विस्तार करें। और इसी क्रम में क्या कहते हैं 18वीं शताब्दी में व्यापारिक से अब क्या करने लगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी जग गई। और ये अब क्या करेंगे यहाँ पर अब ये राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर देखिएगा कि ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच जो है कर्नाटक युद्ध होगा। और ये कर्नाटक का युद्ध यहीं पर इनका नींव पड़ रहा है, कर्नाटक युद्ध का, जिसमें क्या कर्नाटक युद्ध का जैसे ही नींव पड़ता है। और यहाँ पर 1760 में एक वांडीवास का युद्ध होता है। और इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का पराजय होता है ब्रिटेन के हाथों। और यहाँ से फिर फ्रांसीसियों का यहाँ से पतन हो जाता है और ये फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलो आप। प्रथम कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। पहले हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है ये 1748 में होता है और ये 2 साल चलता है 1750 में। ये जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो है ऑस्ट्रेलिया में 1740 या 42 के समय में ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही होती है। और उसी का असर जो है यहाँ भारत में भी देखने को मिलता है। और इसी के क्रम में कहा जाता है कि उस समय क्या रहता है कि तत्कालीन उसका जो कारण अगर हम देखें प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तो वहाँ पर कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है, अंग्रेजी बार्नेट, हाँ बार्नेट करके उनका नाम रहता है।
ये बार्नेट के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा कि फ्रांसीसियों का कुछ जहाज जो है यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। और जैसे ही फ्रांसीसियों का जहाज पकड़ लिया जाता है, उस समय क्या कहते हैं, मद्रास में ब्रिटेन का वहाँ पर ब्रिटेन की सरकार रहती है वहाँ पर। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि नहीं, यहाँ बार्नेट ने क्या किया, जहाज को पकड़ लिया। जहाज को जैसे ही पकड़ा तो उस समय क्या मद्रास पर क्या रहता है, ब्रिटेन का नियंत्रण रहता है, ब्रिटेन का। और वहाँ का जो गवर्नर रहता है क्या रहता है, मोर्स नाम रहता है वहाँ का गवर्नर का, मोर्स। और उस समय जो है यहाँ पर फ्रांस का गवर्नर कौन है, डुप्ले है। तो ये क्या कहता है, यहाँ पर बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज को, समुद्री जहाज को, जलपोत को पकड़ लिया जाता है। जिसके क्रम में अब ये डुप्ले क्या करेगा, डुप्ले जो है यहाँ पर मॉरिशस का, वहाँ पे फ्रांसीसियों का ही नियंत्रण है मॉरिशस में। तो वहाँ से अधिक क्या कहते हैं, उसके अथॉरिटी को डुप्ले फटाफट लेकर लिखता है और वहाँ से मदद मांगता है। तो वहाँ की अथॉरिटी जो है उसको जो है मॉरिशस का अथॉरिटी ने क्या करता है, वहाँ पर भेजता है। वहाँ पर से अपना सेना के साथ जो है ना अपनी एक अधिकारी को वहाँ से भेजते हैं। और ये जब अधिकारी यहाँ पर आता है तो ये अधिकारी आके यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा मद्रास पर विजय प्राप्त करता है। और यहाँ पर ब्रिटेन को हरा के यहाँ पर क्या करता है, मद्रास पे इस पर अपना विजय प्राप्त कर लेता है। अब जिसके क्रम में क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे ही इसने क्या करता है कि इस मद्रास पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसी क्रम में अब अंग्रेज को क्या लगता है कि यार यहाँ पर तो अब इनका चलने वाला नहीं है। तो इसी क्रम में क्या करते हैं कि ये ब्रिटेन वहाँ का जो क्षेत्रीय शासक रहता है अनवरुद्दीन जिसका नाम रहता है, तो वो अनवरुद्दीन के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए कि फ्रांसीसियों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो कृपया हमें बचा लिया जाए। तो वो जो क्षेत्र जो है ये उस समय जो है अनवरुद्दीन के क्षेत्र में ही आ रहा था। तो अनवरुद्दीन क्या करता है, वहाँ पर उसको लगता है ये बार बार ये जो है बाहर की कंपनियां क्या कर रहे हैं, उसके सरजमीन पे आके कि ये सब जो कांड कर रहे हैं, इससे उसको लगता है ये मेरे संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है, बिना हमारे आज्ञा के ये इतनी बड़ी घटना कर रहा है, तो इसको जो है सबक सिखाना पड़ेगा। इसी क्रम में क्या कहते हैं, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है। और यहाँ पर फ्रांसीसियों का कुछ ही सैनिक, करीब 700 सैनिक, और अनवरुद्दीन का 10,000 सैनिक। अनवरुद्दीन का 10,000 सैनिक और फ्रांसीसियों का 700 ही सैनिक, जो कि क्या कहते हैं, यूरोपीय मॉडल पर के आधार पर प्रशिक्षित थे। और यह अनवरुद्दीन की सेना को घंटों में क्या कहते हैं, इसको धूल चटा देते हैं, अर्थात अनवरुद्दीन को वहाँ पर पराजित कर देते हैं। और उसको पराजित करने के बाद क्या कहते हैं, वहाँ पर फ्रांसीसियों का विजय होता है। और यहाँ पर फ्रांसीसियों का डुप्ले का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलबाला शुरू हो जाता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या बोलते, इसके बाद जो घटना क्या है कि वहाँ पर ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, वो 1748 उसमें क्या होता है कि 1748 में वो समाप्त हो जाती है। और 1748 में समाप्त किस चीज़ से हुई, एक संधि के माध्यम से होती है जिसका नाम है ऑक्सा ला सापेल की संधि से। इसी बीच में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर युद्ध समाप्त होता है, जिस कारण से क्या है उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। और फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध समाप्त होता है। और इसी के बीच में कहा जाता है कि डुप्ले द्वारा जो है ना, जब अनवरुद्दीन के साथ लड़ाई में विजयी हो गए थे, तो डुप्ले द्वारा फिर से ब्रिटेन के क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की गई थी, जहां पर उनको भी कामयाब नहीं होने दिया था डुप्ले को, जिस वजह से कहते हैं ये युद्ध बराबरी पे ही सिमट गई थी। और उसका जो है ऑक्सा ला सापेल के संधि से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये मेन यही चीज थी कि आपको जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में रहेगा, ये ऑक्सा ला सापेल डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, ये संधि ऑक्सा ला सापेल की संधि कौन से युद्ध में हुई थी, की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में। पर याद, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये एग्जाम में समझो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में कि ओक्सा-ला-सापेल की संधि किस युद्ध में हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध के उपरांत हुआ था, जिसमें कि इसका तत्कालीन कारण क्या था? ये क्या था कारण? कारण भी पूछता है, तो ये पूछेगा, आप बताइएगा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध, भारत में भी इसका प्रभाव आया। तो कहीं कोई दिक्कत इस चीज में? मेन आपको यही चीज ध्यान रखना है। 1748 में यहाँ पर क्या हो रहा है? ओक्सा-ला-सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो रही है, और यहाँ इसका जो है कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। इम्पोर्टेंट ये भी है, दूसरा कर्नाटक युद्ध, द्वितीय ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहला युद्ध है। ये भी, ये कब होता है? 1749 से 1754। वो 2 साल चला था, ये जो है 5 साल चलता है, 1749 से 54 तक चलता है। फिर ये भी एक संधि पर जाके समाप्त होता है। तो देखिए ये क्यों, ये कहीं विदेश में नहीं हो रहा है, ये वहाँ जैसे प्रथम युद्ध कहाँ हो रहा था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई थी वहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारत के अंदर की उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। तो ये भारत के अंदर जो है, ये पर कहाँ पे चलेगा? हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद जिसको उस समय दक्कन भी बोलते थे, दक्कन, और कर्नाटक में क्या था? कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर ही ये क्या होता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहाँ पर शुरू होता है, जिसमें कि है हैदराबाद में, वहां पर एक रहते हैं, शासक रहते हैं आसफ जहां। लिखिएगा आप इस सब चीज को, आसफ जहां की क्या होती है? वहां पर मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही आसफ जहां की मृत्यु होती है, तो इसके 2 उत्तराधिकारी रहते हैं। इसके 2 उत्तराधिकारी में एक नासिर जंग और एक रहते हैं मुजफ्फर जंग। दोनों जो है शासक बनने के योग्य है, और दोनों अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम शासक बनेंगे। तो एक कह रहे हम शासक बनेंगे, मुजफ्फर जंग। और यहाँ कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में क्या रहता है? एक रहता है अनवरुद्दीन, और दूसरा रहता है चंदा साहिब। ये अनवरुद्दीन जो रहता है, इसका ससुर रहता है चंदा साहिब का, और ये क्या करते हैं? इसको भी इसको भी जो है ना, शासक बनने की चाहत इसके चंदा साहिब को भी जग जाती है, और ये चाहता है कि अपने ससुर को वहां से हटाकर खुद यहाँ पर कर्नाटक में उत्तराधिकार बन जाए, वहां का नवाब बन जाए। इसी बीच में है अब डुप्ले का, देखिए पहला जो है महत्वाकांक्षा जो अगर चलेगा, ये आपसी विवाद का फायदा उठाना डुप्ले के मन में आया। डुप्ले ने सर्वप्रथम पहल किया कि इनके आपसी विवाद का फायदा उठाओ और यहाँ पर अपना क्षेत्र विस्तार करो, जिसके क्रम में अब क्या करेगा? डुप्ले इनका साथ देगा। तो डुप्ले किसका साथ देगा? तो डुप्ले देखिए इनका मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, और यहाँ पर अंग्रेज किसे? नासिर जंग और अनवरुद्दीन। तो देखिए आपको इसे समझने में दिक्कत होगी, आप इतना तो समझ गए क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने लिख लिया होगा तो क्लियर देखिए मैं बता रहा हूँ। मिटाता हूँ इसको, ठीक है? फिर से मैं लिखूंगा, जैसे हैदराबाद की तरफ से कौन है और कर्नाटक की तरफ से कौन है? तो हैदराबाद की तरफ से नासिर जंग, और वहाँ नासिर जंग, और यहाँ पर उसका साथ
इसका साथ कौन दे रहा है? ब्रिटेन साथ दे रहा है। और इसमें क्या है? और साथ में है अनवरुद्दीन। मतलब एक मिनट रुकिए, यहाँ पर अनवरुद्दीन लिख देता हूँ पहले, अनवरुद्दीन और प्लस में ब्रिटेन। ये एक पक्ष हो जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? सर्वप्रथम लेकिन पहल फ्रांस के डुप्ले द्वारा किया गया था, जहाँ पर डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब प्लस में फ्रांस का गवर्नर, फ्रांस यहाँ पर साथ है। अब ये तीनों जो क्या करते हैं, इनका साथ अंग्रेज दे रहा है दोनों का, और इसका साथ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले दे रहे हैं। तो अब जब युद्ध होती है तो यहाँ पर युद्ध के दरमियान एक कहा जाता है अंबूर का युद्ध लड़ा जाता है। और अंबूर के युद्ध में 1749 में क्या होता है? अंबूर का युद्ध लड़ा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ, पर ये सारा इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज को लिखना है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ क्या बाहर से पूछेगा, मैं हर कुछ को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और इस तरीके से आपको कर रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। वहाँ पर देखा था आपने कि हैदराबाद का 2 उत्तराधिकारी आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद यहाँ पर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, देखिए जंग दोनों है तो हैदराबाद से है। अनवरुद्दीन और इसी का जो है जमाई बोलिए तो चंदा साहिब है, और इनके दोनों बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। तो 1749 के में अंबूर का युद्ध में क्या होता है कि यहाँ पर फ्रांसीसियों ने इनका साथ दिया। इस क्रम में जो है यहाँ पर अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, अनवरुद्दीन को मार देता है। और इसी क्रम में नासिर जंग को भी वहाँ से खा करके भगा दिया जाता है, वो भी एक समझिए तो वहाँ से भाग जाता है नासिर जंग। तो इसी क्रम में जब ये अनवरुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा रहता है एक मोहम्मद अली, इसका बेटा रहता है मोहम्मद अली। और वो मोहम्मद अली क्या करता है, अब ये अंग्रेज के तरफ चला जाता है, अंग्रेज के पास, जो अंग्रेज का एक तिरुचिरापल्ली, अंग्रेज का क्या रहता है, तिरुचिरापल्ली में केंद्र रहता है अंग्रेज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तिरुचिरापल्ली में अंग्रेज का केंद्र है, और ये तिरुचिरापल्ली जो है मोहम्मद अली पलायन करता है। और इसी क्रम में चंदा यहाँ पर जो है इस अंबूर के युद्ध में जैसे ही अमरुद्दीन की मृत्यु होती है तो यहाँ पर क्या युद्ध जो है इनके टीम के द्वारा जीत दिया जाता है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को। और चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। और जैसे ही अब ये कर्नाटक का नवाब हो गए हैं चंदा साहिब, तो इनको पता चलता है मोहम्मद अली अमरुद्दीन का बेटा तिरुचिरापल्ली जा रहा है, तो ये अपना कुछ सैनिक को लेके इसके पीछे लगा देते हैं। और तिरुचिरापल्ली मोहम्मद अली जाके अंग्रेज से संरक्षण मांगता है, और इसको अंग्रेज संरक्षण प्रदान करता है। इसी क्रम में अब क्या हो रहा है तिरुचिरापल्ली में, जैसे ही इन्होंने चंदा साहिब ने क्या किया, अपना एक सेना भेज दिया है, सेना की एक टुकड़ी कि जाओ, तो ये जाके पूरा तिरुचिरापल्ली को जाके घेर लेता है। क्यों? चंदा साहिब की सैनिक तिरुचिरापल्ली में को जाके घेर लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उन पर जो है एक ट्रिमेंडस प्रेशर पड़ता है कि यार ये हमारे क्षेत्र में आके हमको चारों तरफ से घेर के और हमारी सारी गतिविधियों को हमेशा वॉच कर लेगा। यहीं पर देखिए, मान लीजिए आप ही के घर के पास कोई आके आपके घर को चारों तरफ से घेर के आपको वॉच कर रहा है आपके हर एक्टिविटी को, तो आपको कैसा लगेगा? मरता क्या न करता दिमाग। इसने क्या किया, वहीं पर एक किरानी के पोस्ट पर रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पर एक नीति बनाते हैं जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली पे आकर अपना सैनिक शक्ति के थ्रू यहाँ पर जिस तरह तिरुचिरापल्ली को घेर लिया है, उसी तरह उस समय जो कर्नाटक का राजधानी होता था, कर्नाटक का राजधानी वो होता था अर्काट। अर्काट जो है ये कर्नाटक की राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी। यहाँ पर क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र पर कहिए तो वहाँ पर क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग के द्वारा वहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से तिरुचिरापल्ली पर सैनिक अभियान करके इसको घेर रखा था, अब अर्काट पर ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि यहाँ पर भी अपना सैनिक को भेजिए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर भी कुछ सैनिक को भेजती है, और वो सैनिक क्या करते हैं, जाके
वहाँ पर अर्काट को घेर लेती है। अर्काट को घेरने के बाद जो है वहाँ पर मानसिक दबाव में आ जाते हैं चंदा साहिब, क्योंकि उसने अपनी सैनिक को जो है यहाँ पर तृष्णापल्ली में लगा रखा था, तो उनके पास वहाँ पर कम सैनिक थे। तो इसी क्रम में है चंदा साहिब पर भी एकदम प्रेशर पड़ा कि ये क्या मेरा उल्टा दौड़ लग गया। तो उसने क्या किया चंदा साहिब ने कि तृष्णापल्ली में जितने भी उसके सैनिक थे उसमें से आधा से ज़्यादा सैनिक को उसने बुला लिया कि तुम वापस आ जाओ, अब खतरा यहाँ पर है। तो ये सैनिक जो यहाँ पर थे ये उठ के कहाँ चले जा रहे हैं, अब अर्काट की सुरक्षा में चले जा रहे हैं, जहाँ पर क्या था कि ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है वहाँ पर सैनिक को भेजकर अर्काट को घेर लिया गया था। बस इसी क्रम में अब जो तृष्णापल्ली से सैनिक टुकड़ी यहाँ पर से हट गई है, तो यहाँ पर अब इसी का मौका फायदा मोहम्मद अली अब यहाँ स्वतंत्र हो गया है, अब इसको कोई टेंशन नहीं है, अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी फ्री है। तो अब यहाँ एक योजना के तहत अब क्या करता है मोहम्मद अली के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सैन्य टुकड़ी को भेजता है, और ये सैन्य टुकड़ी जाके अर्काट पर अटैक करता है कर्नाटक पर, और इसमें क्या होता है कि इसमें चंदा साहब को मार देता है, और चंदा साहब को मार के घाट उतारने के बाद यहाँ पर मोहम्मद अली नवाब बन जाता है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि मोहम्मद अली अब यहाँ पर नवाब बन जाएगा चंदा साहब को मौत के घाट उतारने के बाद। और ये मोहम्मद अली कौन है, ये जो है एक तरह से ब्रिटेन का कठपुतली नवाब एक तरह से समझिए, तो ये बन के तैयार होगा। इसी दरमियान में और एक चीज क्या हुआ कि अब यहाँ से कहानी फिर आगे बढ़ेगी, और इसी क्रम में यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर कर्नाटक में बस इसी के डर से अब क्या हुआ कर्नाटक पर, तो अब यहाँ पर किसका हो गया, अब ब्रिटेन का अब बन गया, यहाँ पर ब्रिटेन का नवाब बैठ गया, ब्रिटेन के तरफ से एक कठपुतली नवाब यहाँ पर बैठ गया। तो अब जो है डुप्ले को लगा, अब डुप्ले को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब यहाँ हैदराबाद में भी यही सिचुएशन करना दे ये मोहम्मद अली। तो इसी के डर से या ईस्ट इंडिया कंपनी के डर से यहाँ पर क्या कहता है हैदराबाद में एक बुशी, एक सैन्य कमांडर, बहुत योग्य सैन्य कमांडर रहता है बुशी, उसको क्या कहता है हैदराबाद की सुरक्षा के लिए इसको यहाँ पर नियुक्त कर देता है डुप्ले। तो बुशी क्या करता है यहाँ पर हैदराबाद का सुरक्षा के लिए वहाँ पर मिलिट्री कमांडर के तौर पर यहाँ पर सेटअप हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हैदराबाद को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। अब इसके बाद क्या होती है घटना कि जैसे यहाँ पर हो जाने के बाद इसके बाद क्या होता है, इस युद्ध से के कारण जो है कर्नाटक में चले जाने से इसको जो है ना यहाँ पर से अब फ्रांसीसियों का एक तरह से समझिए तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि डुप्ले को, वहाँ मैंने शुरू में आपको बताया था कि फ्रांस का जो एक कंपनी था वो क्या था, सरकारी कंपनी थी, तो सरकार के नियंत्रण में थी। तो उस सरकार ने क्या किया, सरकार की मंशा थी कि व्यापार करो और हमको जितना लाभ से लाभ दो, क्योंकि और यहाँ पर जो इतना जो ये राजनीतिक युद्ध जो ये कर रहा था, तो इससे लगा क्या सरकार को कि ये डुप्ले अपना निजी महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहा है, और ये निजी महत्वाकांक्षा के कारण क्या कर रहा है कि फ्रांस सरकार को ये देखते से घाटा, व्यापारिक घाटा लगवा रहा है। इस कारण से उसने क्या किया, ये डुप्ले को यहाँ पर बुलाने का फैसला लिया, और उसको डुप्ले को वहाँ पर बुला लिया जाता है। और जैसे ही कि डुप्ले को बुलाया जा रहा है, तो डुप्ले को बुलाने के कारण वहाँ पर क्या हो रही, बहुत जाके 1754 में क्या होता है कि 1754 में फ्रांस सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, डुप्ले को वापस बुला लिया, वापस बुला लिया, और यहाँ पर गोडेहू को, यहाँ पर गोडेहू को गवर्नर के रूप में यहाँ भारत भेज देता है, गोडेहू को, गोडेहू को क्या करता है कि भारत जो है गवर्नर बना के भेज देता है। और जिसमें क्या होता है कि इसको भेजने के बाद क्या गोडेहू जो होता है यह जो है ना और दूरदर्शी राजनीति, एक तरह से देखिए इसको ज़्यादा इस सब शासन का ज्ञान नहीं था उतना, मतलब एक तरह से बोले तो हिम्मत नहीं था इसके पास कि ब्रिटेन के साथ ये युद्ध करे, मुकाबला करे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो है ना ये उतना ज़्यादा दूरदर्शी था, दूरदर्शी ना, ये ठीक से
ये ना राजनीति कर पा रहा था ना व्यापार कर पा रहा था। तो इसको पहुंचने के साथ ये क्या किया, आते के साथ ही गोडेहू ब्रिटेन के साथ क्या करेगा कि अपना तालमेल बैठाने के लिए उससे संधि समझौता की वार्ता शुरू कर देगा। और जैसे ही वार्ता शुरू कर देगा तो एक तरह से देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह प्रासंगिक साबित हो जाएगा कि यहाँ पर कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बना कि वो डुप्ले गया था, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी। और ये आके यहाँ पर आके यहाँ ब्रिटेन से बात करना, वार्ता करना शुरू कर रहा है और उससे संधि करने की बातें करने लगा ये। तो इसी क्रम में अब क्या किया गया, इसको जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, जिसमें कि क्या कहते हैं इसको पौंडीचेरी के संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर पूछता है प्रश्न क्या, जो भी अभी कहानी आपने सुना आपको लगे कि नहीं कुछ वो है, तो आप कोई सा बुक भी उठा के देखोगे तो एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। और ये कब हुआ था संधि, ये 1754 चला और ये 1755 में क्या हुआ, ये संधि हुई और ये युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रश्न पूछेगा कि किसके कर्नाटक का युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ, तो पौंडीचेरी के संधि। और क्या बोलते हैं ये किस कारण से हुआ था, तो इसका कारण हमने आपको बताया। तो इसका कारण है तत्काल हैदराबाद, जिसको दक्कन भी बोलते थे उस समय, और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के कारण क्या हुआ, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों युद्ध। तो मैंने अभी 2 युद्ध आपको बता दिया, और दोनों युद्ध में बस आपको यही याद रखना है कब हुआ है और किस संधि के साथ समाप्त हुआ है और उसके कारण क्या थे युद्ध होने के। तो अब हम बात करेंगे आगे इसके तृतीय कर्नाटक युद्ध की। इसको मैं रब कर देता हूँ। और ये लास्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये 1756 से लेकर 63 तक चलता है। देखिए अभी आपको मैंने जैसे बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस कारण से हुआ, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में उसकी संधि से समाप्त हुआ, ऑक्सा ला सापेल की संधि, एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। दूसरा हुआ ये दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये किसी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, पौंडीचेरी के संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। और यहाँ पर तीसरा युद्ध अब हम इसको पढ़ेंगे, और वो द्वितीय युद्ध किस कारण से हुआ है, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के कारण वो युद्ध हुआ था। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यह अब जो है ये किस कारण से हो रहा है, ये जो है ना सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, जो क्या कह रहा है, ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध का असर जो है यहाँ पर भारत में हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पे वहाँ पर क्या हो रहा था, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच जो है, उस समय जर्मनी को परसा बोला जा रहा था, वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर ऑस्ट्रिया और परसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था। और 17 वर्षीय युद्ध का असर जो है यहाँ पर भारत में भी देखने को मिला, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का साथ वहाँ फ्रांस दे रहा था और परसा का साथ इंग्लैंड दे रहा था। और उसी का असर जो है यहाँ पर अब भारत में भी हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में क्या हो रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, उस समय जब 1700 इसी के आगे इस युद्ध को जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध को, यहाँ पर जो ये सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है, इसको जो बोलते हैं ना मिनी वर्ल्ड वार भी बोलते हैं, क्योंकि ये 1-2 युद्ध देश के बीच की अब बात नहीं रही थी। ऑस्ट्रिया, परसा और उसका साथ जो अब दे रहा है, फ्रांस दे रहा है और जर्मनी दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर इसको जो है ना मिनी वर्ल्ड वार भी इसके इतिहास के पन्नों में इस बात को बोला गया कि ये मिनी वर्ल्ड वार था। और इसी के क्रम में जब आगे आप थोड़ा सा पढ़िएगा, 1756-63 तक जो है ये घटनाएं चल रही,
होगी। तो इसी क्रम में सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान 1757 में बंगाल में हमको पलासी युद्ध देखने को मिलेगा। और ये पलासी युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज और वहाँ के जो नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं उनके बीच जो है ये युद्ध में अंग्रेज वहाँ फंसे हुए थे। तो यह कहा जाता है कि अगर फ्रांस चाहता तो इसी समय का मौका का फायदा उठा के ब्रिटेन पर या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर देती और वो जीत जाती। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस कारणवश से उन्होंने नहीं ये काम किया, और जिसका भुगतान उसको क्या होगा, वानडीवास का युद्ध 1760 में देखने को मिलेगा और उसका जो कि पतन का कारण बनता है 1700। तो इसी क्रम में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कि अब भारत में भी इसका सप्तवर्षीय युद्ध का असर देखने को ना मिले, इस वजह से यहाँ पर क्या करता है 1758 में फ्रांस सरकार ने काउंट लाली को गवर्नर बना के यहाँ पर भारत भेज देता है, ताकि यहाँ को क्या करे, घटनाओं को अपने कंट्रोल में ले। काउंट लाली को कि सप्तवर्षीय युद्ध का यहाँ पर भी असर न हो और भारत से भी हमारा सत्ता चला जाए। इसी क्रम में क्या, जैसे जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है ना अंग्रेज के द्वारा वहाँ के क्षेत्रीय शासक सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। और वहाँ पर एक जो है फ्रांसीसी का एक जगह रहता है चंद्रनगर, जो फ्रांसीसियों का केंद्र था, वहाँ पर क्या होता है अब अंग्रेज का नियंत्रण हो जाता है। अगर चाहता अंग्रेज, अगर फ्रांस चाहता तो उसको उसी समय ब्रिटेन को हरा सकता था, लेकिन वहाँ पर उनकी क्या कंडीशन चली थी जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से अब इनका पतन इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर काउंट लाली को गवर्नर बना के क्या कर रहा है 1758 में फ्रेंच सरकार इसको भेज रही है। और ये जो है ना काउंट लाली एक तरह से एक घमंडी टाइप का गवर्नर था। ये क्या आया जब, तो वो घटनाओं को कुछ समझा नहीं कि यहाँ पर किस ग्राउंड स्तर पर किस तरीके की घटनाएं चल रही है, यहाँ की गतिविधियाँ क्या चल रही है, क्या यहाँ का नीति हो रहा है, कुछ नहीं इसको पता था। ये अपने जो फ्रेंच अधिकारी है उन्हीं का बात नहीं मानते थे, उनसे इतना वार्ता भी नहीं करते थे और अपने मन में जो आता था वो करते थे। इसी क्रम में ये क्या करते हैं, काउंट लाली ने ये ब्रिटेन के फोर्ट डेविड, वहाँ पर फोर्ट एक डेविड जगह है, फोर्ट डेविड पर आक्रमण कर देते हैं और इसको जो है यहाँ पर जीत लेता है फोर्ट डेविड को, जो कि है ब्रिटेन का केंद्र रहता है, ब्रिटेन के नियंत्रण में रहता है फोर्ट डेविड। तो इसको जीतने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था कि हैदराबाद में वो जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो जैसे ही कर्नाटक में उसने अकाट को जीत लिया, तो ऐसे जीत न ले यहाँ पर बुस्सी को बैठाया हुआ था कि यह हैदराबाद का सुरक्षा प्रदान करे। तो ये बुस्सी को क्या करता है, काउंट लाली यहाँ पर बुला लेता है कि तुम आओ यहाँ पर, क्योंकि तो ये बहुत ही योग्य मिलिट्री कमांडर रहता है। तो इसको जैसे ही ये बुला लेता है, तो इसको बुलाने के कारण बुस्सी को यहाँ पर क्या हो रही है कि अब जो है अंग्रेज जो है एक नीति बनाता है और यहाँ पर जाके हैदराबाद पर अटैक अंग्रेज कर देता है। अंग्रेज क्या किया, हैदराबाद पर अटैक करके हैदराबाद को जीत लेता है। तो अब यह हैदराबाद वाला क्षेत्र भी बुस्सी को ये बुलाना इसलिए कहा जाता है इतिहास में काउंट लाली की सबसे बड़ी भूल थी। और इसको जीत लेने के बाद हैदराबाद इसके हाथ से अब चला गया फ्रांस के हाथ से। तो अब जो है फ्रांस के पास जो है सिर्फ पौंडीचेरी ही का क्षेत्र ही बच गया था। और उसके बाद क्या होता है, इसी के आगे चलते चलते अब 1760 में, इसको मिटाता हूँ, 1760 में एक वानडीवास का युद्ध होता है, वानडीवास का युद्ध। और ये वानडीवास का युद्ध में जो है अंग्रेज के तरफ से आयरकूट नेतृत्व कर रहा था। आयरकूट, ब्रिटेन के तरफ से कौन था उस समय गवर्नर, आयरकूट था। और इधर उधर काउंट लाली। तो इस युद्ध में है वानडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का बहुत बुरा पराजय होता है और इसी के साथ जो है फ्रांसीसियां यहाँ पर पराजित हो जाती है और ये युद्ध जो है एक संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और वो संधि है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि के साथ
तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है और इस संधि के द्वारा जो है फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के द्वारा जो है उसके क्षेत्र को लौटा दिया जाता है। लेकिन इसको बोला भी जाता है कि अब यहाँ से आप लोग कोई व्यापारिक विस्तार नहीं करोगे, न साम्राज्य न क्षेत्रीय विस्तार, कुछ भी नहीं करोगे। और देखते देखते इनका पूरा फिर यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाता है और ये फिर अपने जगह वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो ये जो मैंने कर्नाटक युद्ध बताया आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो ये चीज आपको पूछता है। तो आपको ये क्वेश्चन में संधि एक तो इम्पोर्टेंट है, कब हुआ, किस कारण से हुआ। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहीं और नहीं भारत में ही हुआ, और भारत में भी हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में के कारण वो युद्ध हुआ। और तीसरा युद्ध जो है ये सप्तवर्षीय युद्ध जो विश्व स्तर पर हो रहा था, वो उसके कारण जो है उसका असर भारत में भी देखने को मिला, जिसके कारण पेरिस की संधि से ये समाप्त होता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन मैंने आज यूरोपियों का आगमन को समाप्त कर दिया है। और ये यूरोपियों के आगमन के समाप्त होने के बाद यहीं पर एक स्टेटमेंट भी बोला गया था कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजा, और मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की, और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और प्राप्त कर लिया। एक स्टेटमेंट कहा गया था। आप देखोगे यूपीएससी के एग्जाम में 2013 में 13-14 के समय में पूछा गया था, ये क्वेश्चन मेंस में कुछ पूछा गया कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजी, मद्रास में खोजी नहीं, खोज कर भूल की, और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और सफल रहा। ये प्रश्न जो है यूपीएससी 2013-14 में पूछा था कि डुप्ले ने 13 या 14 के आसपास ये पूछा हुआ था कि ये कब पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था। 2013 में पूछा गया था। इसे बताया गया था डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजकर भूल की, और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और सफल रहा। देखिए इस प्रश्न को जो है मैं आपको जो है ना धीरे धीरे क्लास लूँगा, जिसमें आपको बताएंगे कि उत्तर किस प्रकार से लिखना है, किस तरीके से आपको। तो मैं आप देखिए टॉपिक पढ़े जितना भी, उसमें मैंने आपको बताया कि मद्रास की घटनाएं किस तरीके से शुरू होता है, और किस तरीके से प्रथम कर्नाटक वार में जो अंग्रेजों के द्वारा उसका जहाज को लूट लेने के बाद जो घटनाएं घटती है, उसके कारण जो है मद्रास में वहीं से घटना शुरू हो रही है। और किस तरीके से फिर ये रॉबर्ट क्लाइव जो है आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा, यहाँ पर बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बंगाल के विषय में मैंने नहीं बताया है। और जैसे मैं बंगाल के विषय में बताऊंगा तो वहाँ पर देखिएगा कि आपने किस तरह से पलासी का युद्ध में होता है, और वहाँ पर बक्सर का युद्ध होगा, और पलासी के युद्ध के दौरान क्या कहते हैं, उसने फ्रांसीसियों का जगह था चंद्रनगर, उसको भी अपने कब्जा में ले लेता है। और इसको यहाँ पर भारत में क्या होता है कि ये मद्रास में खोजने के क्रम में इसको पूरा हर क्षेत्र को ही अपना गंवाना पड़ता है फ्रांसीसियों को। इसी क्रम में कहता तो ये क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा आपको कि किस तरह से होता है चीज़ें। तो आपका यूरोपियों का आगमन का टॉपिक आज पूर्णतः रूप से ये समाप्त होता है। अब आपको कहीं भी कोई सा भी बुक पढ़ना हो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और जो भी समस्या हो आप हमसे डायरेक्ट के कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। और हम मेरे ख्याल से मैंने हर वो इम्पोर्टेंट
टॉपिक को यहाँ पर डील किया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं समस्या में मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से आपको चीज़ों को समझाया है। आपको ऐसा अनुभव भी हो रहा होगा। तो अब देखते हैं, अब इसके आगे जो है कल हम लोग देखेंगे बंगाल में अब अंग्रेज किस तरीके से साम्राज्य विस्तार करेंगे और उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो हम लोग अब अगला लेक्चर अब कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। और एक दो कमेंट और क्या है दोस्तों कि आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि क्या हो, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ। थैंक यू।